हेलो बच्चों, बेटे कैसे हो आप लोग। इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पार्ट 2, मतलब वो आवश्यक आधारभूत अवधारणाएं जिनकी अंडरस्टैंडिंग के बगैर हम अपने अकाउंटेंसी करिकुलम को स्टडी करने में काफी हद तक विफल हो सकते हैं। अगर हम इन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें तो ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार हमें सहायता प्रदान करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में। आज हम स्टडी करने जाने वाले हैं उन 20 अवधारणाओं के बारे में जो हमारे ज्ञान को, हमारे लेखांकन ज्ञान में सुनिश्चित तौर पर बहुत अधिक वृद्धि कर सकती हैं। पहले हम बात करते हैं आय या इनकम। किसी बिजनेस एंटिटी की आय क्या होती है बेटे? उसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय से प्राप्त धन की अधिक्य उसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर किए गए वैसे। अगर उसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की विक्रय से अर्जित आय उसके द्वारा किए गए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर किए गए व्यय से अधिक है तो उसे हम किसी व्यावसायिक संस्था की आय के तौर पर परिभाषित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कच्चा माल खरीदा 20,000 रुपए का, उस कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने के लिए हमने 10,000 रुपए की मजदूरी उस पर खर्च की। अब हमारी जो कुल उत्पादन लागत है, जिसको हम कॉस्ट बोलते हैं, लागत बोलते हैं, वो है 30,000 रुपए। लेकिन इस सामान को, इस स्टॉक को हमने 1 लाख रुपीज में सेल कर दिया। वी सोल्ड इट एट ₹1 लाख। तो जो 70,000 रुपए हमें अधिकता प्राप्त हुई, हमारी आय की, हमारे उत्पादन व्यय पर अधिकता आय कहलाती। जो हमारा रेवेन्यू है, जो हमारी सेल्स है, अगर वो हमारे द्वारा वस्तुओं के व्यय पर किए गए उत्पादन से अधिक है तो उसे हम क्या कहेंगे? किसी संस्था की आय कहेंगे। फिर बात करते हैं लाभ या प्रॉफिट। प्रॉफिट या लाभ से अभिप्राय हमारे कुल आय की हमारे कुल व्यय पर अधिकता से है। देखो, यहां हमने कुल आय को काउंट नहीं किया, यहां पर हमने केवल उसी आय को काउंट किया है जो आय हमारी वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय से संबंधित है, जबकि हमने केवल उस व्यय को कंसीडर किया है जो व्यय वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है, उनके वितरण से, उनके विक्रय से या फिर उनके एडवर्टाइजमेंट वगैरह से रिलेटेड नहीं है। सो यहां जब हम टोटल व्यय की, कुल व्यय की बात करते हैं तो ना केवल उत्पादन व्यय बल्कि विक्रय और वितरण व्यय को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। या जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग व्यय है, गैर संचालन व्यय या गैर संचालन हानियां, उनको भी हम कुल व्यय में शामिल करते हैं। जब हम बात करते हैं कुल आय की तो उसमें ना केवल विक्रय, वस्तुओं के विक्रय और सेवाओं के विक्रय से प्राप्त आय, बल्कि हम उसमें शामिल कर लेते हैं हमारी ऑपरेटिंग इनकम्स, लाइक हमें ब्याज मिला है, हमें लाभांश मिला है, हमें कमीशन मिला है। उसके साथ साथ वो प्रॉफिट जो हमारा गैर संचालन से संबंधित है, जैसे हमने किसी फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया, उससे हमें जो गेन हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, उसको भी हम टोटल रेवेन्यू में शामिल कर लेते हैं, उसे हम कहेंगे लाभ। ठीक है, यहां ये हमारा आय जो होती है ग्रोस प्रॉफिट होता है, ये जो हमारा होता है ये नेट प्रॉफिट या शुद्ध लाभ होता है। फिर बात करते हैं गेन। बेटे, गेन हमारे वो लाभ होते हैं जो हमें कभी कभी प्राप्त होते हैं, मतलब वो रिक्यूरिंग नेचर के नहीं होते। वो लाभ जो हमें ओकेजनली प्राप्त होते हैं, ऐसे लाभ को हम क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। उनकी प्रकृति पूंजीगत होती है। जैसे हमने किसी स्थायी संपत्ति को बेच दिया, बिल्डिंग को बेचा, 2 लाख रुपए में खरीदा था, आज हमने उसको 50 लाख रुपए में बेच दिया, तो 48 लाख रुपए यहां हमारा गेन कहलाएगा। वो कैपिटल नेचर का है, उसको हम लाभ नहीं कहेंगे। जैसे हमने संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया, जब जमीन खरीदी थी हमने 2 करोड़ रुपए की, आज वो 10 करोड़ रुपए की हो गई है, तो उसकी बाजार मूल्य में जो वृद्धि हुई है उस वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। हमारे अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, वो केस हम विन कर जाते हैं, या हमने किसी संस्था के अगेंस्ट पेटेंट वोलेशन का केस डाल रखा है, वो हम जीत जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे, वो जो कंपनसेशन हमें मिलेगा उसको क्या कहेंगे? हम गेन कहेंगे। वो हमें बार बार नहीं मिलता, नॉन रिक्यूरिंग नेचर होता है, कभी कभार हमें प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं हानि। देखो, हानि अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है, इसके 2 मीनिंग्स होते हैं, 2 अर्थ होते हैं। एक तो जब हमारा उत्पादन व्यय हमारी वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त राशि से अधिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां हमने 30,000 रुपए का उत्पादन व्यय किया, परंतु उस सामान को हम केवल 20,000 रुपए में ही बेच पाए, सो ये 10,000 रुपए हमारी हानि हो गई। इसकी प्रकृति है आयकर। और वो हानियां जो हमें कभी कभी होते हैं, जैसे हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, हमारे यहाँ चोरी हो गई, तो
तो इस तरह के जो हानियां होती हैं उनको हम कैपिटल लॉस बोलते हैं। लॉस दोनों चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, या तो हमारी आयगत हानि है या हमारी पूंजीगत हानि है। मतलब अगर हमने किसी एसेट्स की रिवैल्यूएशन की और उसकी मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से कम हो गई है क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, इसीलिए वो हानि हमारी क्या कहलाएगी, नॉन रिक्यूरिंग या कैपिटल नेचर का लॉस हमारा कहलाएगा। फिर बात करते हैं परचेज। बेटे क्रय से अभिप्राय केवल उन वस्तुओं के क्रय से है, उन वस्तुओं को प्राप्त करने से है जिन वस्तुओं के अंदर हम व्यापार करते हैं। अगर हम किसी संपत्ति को क्रय करते हैं तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसको क्रय नहीं कहा जाता, उसको संपत्ति ही कहा जाता है, एक्विजिशन ऑफ संपत्ति। ठीक है, तो क्रय से अभिप्राय उन वस्तुओं को प्राप्त करने से है, उन वस्तुओं को इकट्ठा करने से है जिन वस्तुओं के अंदर हम व्यापार करते हैं। जैसे हम हैं एक शुगर फैक्ट्री और हम गन्ने को खरीदते हैं, तो गन्ना हमारे लिए क्या है, कच्चा माल है, इसको हम अपनी उत्पादन प्रक्रिया में यूज करने वाले हैं। जैसे हम एक टेक्सटाइल मिल है, कपड़े का उद्योग है, तो हम कॉटन को परचेज कर सकते हैं या थ्रेड को परचेज कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। इवन अगर हम वस्त्र को भी परचेज करते हैं क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है और हमारे पास ऑर्डर ज्यादा आ गया ग्राहक से, तो उस समय हम क्या करेंगे, अपनी उत्पादन क्षमता का तो प्रयोग कर ही रहे हैं, परंतु दूसरी संस्थाओं से तैयार माल खरीदकर, जिसको स्टॉक कहा जाता है, हम अपने ग्राहक का ऑर्डर पूरा करेंगे, आदेश पूरा करेंगे। तो परचेज का मीनिंग मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। वो वस्तुएं जो हमने पुनः विक्रय के लिए खरीदी हैं, उन वस्तुओं के क्रय को हम क्या बोलते हैं, परचेज। फिर बात आती है परचेज रिटर्न। अगर क्रय किए गए माल को हम अपने सप्लायर्स को, पूर्तिकर्ता को वापस कर देते हैं तो उसे कहा जाता है क्रय वापसी या रिटर्न आउटवर्ड। फिर बात करते हैं सेल्स। वस्तुओं और सेवाओं के स्वामित्व का हस्तांतरण ग्राहक को करना उस वैल्यू या उस मूल्य के बदले जो हमारे बीच में सहमति से निर्धारित किया गया है। मतलब पूर्व निर्धारित मूल्य पर या एग्रीड प्राइस पे जब हम वस्तुओं का स्वामित्व अपने ग्राहक को हस्तांतरित कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं विक्रय। विक्रय वापसी से अभिप्राय हमारे ग्राहकों के द्वारा बेचे गए सामान को हमें वापस कर देना। जो सामान हमने ग्राहकों को बेचा है अगर वो हमें वापस कर देते हैं किसी रीजन की वजह से, या तो हमने उनको अलाउ कर रखा है कि आप इसको टेस्ट करें, आप इसको यूज करें, अपने रिलेटिव्स को दिखाएं, उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप रखें, अदरवाइज आप हमें वापस कर सकते हैं। या फिर उनको क्वालिटी पसंद नहीं आई, वहां कोई डिफेक्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर, तब भी वो हमें प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं विक्रय वापसी या रिटर्न इनवर्ड। फिर बात आती है हमारी स्टॉक इन ट्रेड, व्यापार में रहकर। देखो बेटे, ये उन वस्तुओं का स्टॉक है जो वर्ष के अंत तक हम नहीं बेच पाए, ठीक है, लेकिन इन वस्तुओं का उत्पादन हमने नहीं किया है। दिस इज स्टॉक ऑफ दोज गुड्स विच वर परचेज रेडी फॉर सेल। मतलब ये वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जो विक्रय के लिए तैयार थी जिस समय हमने इनको परचेज किया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर हमारी उत्पादन क्षमता हमारे को प्राप्त आदेश से कम है तो टाइम पे अपने ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, समटाइम जो दूसरे इंडस्ट्रियल कंसर्न्स हैं उनसे तैयार माल खरीद लेते हैं। ये उन वस्तुओं का स्टॉक है, उन वस्तुओं का रहतिया है जो वस्तुएं हमने रेडी टू सेल्स परचेज की थी लेकिन वो वर्ष के अंत तक बिक नहीं पाई है। फिर बात करते हैं इन्वेंट्रीज, रहतिया। ये हमारा कुल रहतिया होता है। इसमें ना केवल स्टॉक इन ट्रेड बल्कि कच्चे माल का जो हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, अर्ध निर्मित माल का जो हमारे पास स्टॉक रहतिया रखा हुआ है, या फिर जो हमारे खुद का उत्पादन है, फिनिश गुड्स है जो तैयार है विक्रय के लिए, वो रखा हुआ है। इन सभी चार चीजों को मिलाकर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम रहतिया या इन्वेंट्रीज बोलते हैं। ये व्यापारिक रहतिया है और ये हमारा कुल रहतिया है। मतलब कुल जो हमारे पास कच्चे माल का, अर्ध तैयार माल का और तैयार माल का और व्यापारिक स्टॉक का, व्यापारिक तैयार माल का स्टॉक जो रखा हुआ है उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्रीज। फिर हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल, प्राप्य। देखो बेटे, ये ग्राहकों से प्राप्य राशि है जो हमें मिलेगी बिकॉज हमने उनको उधार में विक्रय कर रखा है। इसमें दो भाग होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं। तो वो ग्राहक जिन्होंने हमें लिखित सहमति दे रखी है या हमारे द्वारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया गया उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है, उन्होंने ये बोल रखा है, लिखित में मान रखा है कि वो भविष्य में एक निश्चित दिवस में या एक निश्चित समय अवधि में हमारा भुगतान कर देंगे, उनको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। लेकिन वो ग्राहक जिनके ऊपर हमें विश्वास है कि वो भुगतान कर देंगे परंतु उन्होंने कोई लिखित सहमति नहीं दे रखी या हमारे बिल को स्वीकार नहीं कर रखा, उनको हम बोलते हैं डेटर्स या देनदार, जो हमें पैसे देकर जाएंगे। फिर बात आती है ट्रेड पेबल्स, वो भुगतान जो हमें अपने पूर्तिकर्ता को करना है क्योंकि हमने पूर्तिकर्ता से उधार में सामान क्रय
कर रखा है। ये भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो हमने लिखित सहमति दे रखी है कि एक निश्चित दिवस में या निश्चित समय अवधि के बाद हम आपको भुगतान कर देंगे, उसको कहेंगे बिल्स पेबल। अगर हमने लिखित में कोई सहमति नहीं दे रखी या उनके द्वारा तैयार किए गए बिल को एक्सेप्ट नहीं कर रखा, उस दशा में हम उनको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स या लेनदार, जो पैसे लेकर जाएंगे। तो दोनों एलिमेंट्स हैं ट्रेड पेबल्स के अंदर। एक तो हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनको हमने लिखित सहमति नहीं दे रखी, एक हमारे बिल्स पेबल हैं जिनको हमने लिखित सहमति दे रखी है, वो पूर्ति करता, जिनको हमने लिखित में सहमति दे रखी क्या कहलाते हैं, बिल्स पेबल। फिर बात करते हैं गुड्स, वस्तुएं। बेटे वस्तुओं से अभिप्राय उन चीजों से है जिनको हमने या तो उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है या अपने ग्राहक को विक्रय करने के लिए खरीदा है। फिर बात करते हैं लागत। लागत से यहाँ अभिप्राय उत्पादन की लागत से है, मतलब फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा किया जाता है ना, जिसको हम किसी विशेष गतिविधि के संबंध में परिभाषित कर सकते हैं। भाई वेजेस दी हमने 20,000 रुपए, तो वो मजदूरों को दी गई है। कच्चा माल खरीदा 1 लाख रुपए का, वो क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, प्रत्यक्ष व्यय हो गया। तो सारे के सारे प्रत्यक्ष व्यय क्या कहलाते हैं, हमारे लागत कहलाते हैं। वो व्यय जो हमने किसी वस्तु और सेवा के उत्पादन से संबंध में किया है। फिर बात करते हैं वाउचर। वाउचर से अभिप्राय उस लिखित या प्रिंटेड दस्तावेज से है जिसके आधार पर हमारे बही के अंदर पहली बार किसी आर्थिक लेन देन को दर्ज किया जाता है। इसको सोर्स डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो ट्रांजैक्शन करते वक्त तैयार किया गया था, वो साक्ष्य उपलब्ध करवाता है, इसको सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जैसे हमने किसी बैंक में पैसे जमा किए, वहां से हमें पे स्लिप मिलेगा, किसी ग्राहक को या सप्लायर को हमने चेक से पेमेंट कर दी, तो उस चेक की एक रिप्लिका हमारे पास होती है, एक कॉपी हमारे पास होती है जिसमें चेक का नंबर लिखा होता है, ग्राहक का नाम लिखा होता है, डेट वगैरह वही पर्टिकुलर जो हम चेक में फिल करते हैं वही लिखा होता है। इससे हमें पता रहता है कि किस ग्राहक को किस नंबर का किस अमाउंट का चेक हमने दे रखा है। तो उन डॉक्यूमेंट को बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। और इस सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर जो दस्तावेज तैयार किया जाता है, जो ये अलाउ करता है कि हाँ ये किया गया खर्चा ऑथेंटिक है, उसको हम बोलते हैं वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट आपको पता चल गया, वो आधारभूत दस्तावेज जो किसी आर्थिक लेन देन का साक्ष्य उपलब्ध करवाता है, उसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। डिस्काउंट, छूट का अभिप्राय उस छूट से है जो किसी विक्रेता द्वारा अपने क्रेताओं को दी जाती है। 2 प्रकार की होती है, व्यापारिक छूट और नगद छूट। बेटे व्यापारिक छूट से अभिप्राय उस छूट से है जो किसी विक्रेता के द्वारा अपने सभी ग्राहकों को दी जाती है एक निश्चित दर पर, सूची मूल्य पर। मतलब उसके पास एक लिस्ट होती है जिसके अंदर सभी वस्तुओं के मूल्य लिखे होते हैं। अगर उस मूल्य पर निश्चित दर से वो छूट देता है सभी ग्राहकों को, चाहे वो कैश में पेमेंट करे या कैश में पेमेंट ना करे, उसको हम कहेंगे व्यापारिक छूट। इसको कभी भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, केवल वाउचर में मेंशन होता है ये। फिर आती है हमारी नगद छूट। नगद छूट केवल उन्हीं ग्राहकों को दी जाती है जो या तो नगद में भुगतान कर देते हैं हमें, या फिर वो नगद में भुगतान करने के लिए हमसे कोई टाइम पीरियड अलाउ करा लेते हैं, उसको बोलते हैं नगद छूट। वो हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल एंट्रीज के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। फिर बात करते हैं जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर। बेटे वस्तु एवं सेवा कर इसको हिंदी में बोलते हैं। इससे अभिप्राय एक ही स्थान पर कलेक्ट किए जाने वाले उस अप्रत्यक्ष कर से है जिसको हमारे देश में कर सुधार संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत लागू किया गया। पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, वैट है, हमारे पास सर्विस टैक्स है, सेंट्रल सेल टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस होते थे। हमने क्या किया, सभी टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स बना दिया ताकि जो व्यापारी है उसकी आसानी हो जाए, वो एक ही स्थान पर अपने व्यय का भुगतान कर सके जहां से वो सामान खरीद रहा है, और वो व्यक्ति जिसने सामान बेचा है वो उस कर को फिर हमारे गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट ट्रेजर में वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाता है। फिर बात करते हैं हम सोलवेंट, मतलब संपन्न व्यक्ति। संपन्न व्यक्ति का मतलब आप ये भी लगा सकते हो कि वो समर्थ है उन व्ययों का भुगतान करने में या उन देनदारियों का भुगतान करने में जिनके फलस्वरूप उसने कोई वस्तुएं और सेवाएं या कोई राशि प्राप्त कर रखी है। अगर मैंने कोई लोन ले रखा है और उसका भुगतान करने में मैं सक्षम हूं तो मैं सोलवेंट कहलाऊंगा। इंसोलवेंट का मतलब होता है असक्षम व्यक्ति, मतलब जो अपनी देनदारी का भुगतान करने में असमर्थ होता है, ऐसी संस्था को या ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, इंसोलवेंट या असंपन्न व्यक्ति या असक्षम व्यक्ति। फिर बात करते हैं एंट्री। एंट्री का मतलब किसी भी आर्थिक लेन देन को हमारे ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट के अंदर या खाता बही के अंदर दर्ज करने से है। जब हम किसी आर्थिक लेन देन को दर्ज करते हैं खाता बही के अंदर, उसी को बोला जाता है एंट्री। विश्वास करते हैं, आशा करते हैं आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे जिनका इस्तेमाल आप अपने फर्दर करिकुलम को अंडरस्टैंड करने के लिए करेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब आपके पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, आपके पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, पेरेंट्स के कॉल आते हैं। बेटे आप लोग इसी प्रकार से सुचारू रूप से अपने अध्ययन में लगे रहें। अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं गिवन नंबर्स पे। हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने निवास स्थान पर रहते हुए ही अपने अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम अगले 10 कॉन्सेप्ट या 10 अवधारणाएं डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो प्रिंसिपल्स ऑफ
अकाउंट से रिलेटेड रहेगा। वो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग उसको मिस ना करेंगे। दोनों लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, आवश्यक अवधारणाएं और प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल्स को आप लोग समझ लेंगे तो आप लोगों को जर्नलिंग में या फिर कभी पोस्टिंग में या फाइनल अकाउंट्स में दिक्कत नहीं आएगी। तो टिल देन हैव अ गुड टाइम, एंजॉय योर स्टडीज, बाय बाय।